बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक गैरिसन कॉलेज ननकाना साहब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर का रिव्यू वाला सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो चैप्टर रिव्यू करने जा रहे हैं वो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। और चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है आपके सामने लिखा हुआ है, मोशन एंड फोर्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आज रिव्यू इसका देखेंगे ताकि आपको टेस्ट में ये हेल्पफुल साबित हो और आप अच्छा परफॉर्म करें। सो आगाज़ जो है मोशन एंड फोर्स का बेटे वो है इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है, ये जो चैप्टर है एक्चुअली ये इसमें डिस्कशन है अबाउट द लीनियर मोशन। लीनियर मोशन ऐसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो उसे हम क्या नाम देते हैं? लीनियर मोशन का नाम देते हैं। तो ये इक्वेशन भी लीनियर मोशन के लिए वैलिड है जो हम लिखने जा रहे हैं। और उसके अलावा ये आपको पता है कि जब बॉडी मूव करती है तो हम उसकी चंद एक प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन की एक टाइप होती है जिसे हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, एक तो लीनियर मोशन के लिए वैलिड है और दूसरा जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये वैलिड है। तो ये जो डिस्कशन है MCQ टाइप आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, इक्वेशन कौन कौन से वाली हैं? जब बॉडी लीनियर मोशन कर रही होती है S = VT, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज दी VF = VI + AT। VF फाइनल वेलोसिटी, VI इनिशियल वेलोसिटी, A इज़ फॉर दी एक्सेलरेशन एंड T इज़ फॉर टाइम। जो थर्ड है हमारे पास वो है S = VIT + ½ AT²। और लास्ट पे जो हमारे पास है वो है 2AS = VF² - VI²। अच्छा, ये आपको एग्ज़ाम में इसमें से कौन से वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो ये वाला जो पोर्शन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको MCQ टाइप डिस्कशन यहाँ से पूछी जा सकती हैं। और वो MCQ टाइप डिस्कशन यही है कि देखें इन इक्वेशंस के अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, तो आपको बकिया सारी क्वांटिटी दी गई होंगी, कोई एक निकालनी होगी। जैसे पहली इक्वेशन में देखें, आपको अगर कहा जाए S भी गिवन है और V भी गिवन है, कहा जाए टाइम निकालें तो आप टाइम निकाल लेंगे इजीली। आपको V दे दिया जाए, T दे दिया जाए टाइम, आपको कहा जाए डिस्टेंस निकालें, आप फाइंड आउट कर लेंगे इजीली, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए भी ऐसे ही है कि आपको कहा जाए कि एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी ये थी, कुछ वैल्यू दे दी जाए और उसका एक्सेलरेशन ये है, इतने टाइम के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो हम जो है इस इक्वेशन को यूज़ करके देखें, जो MCQ में डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग बस हमने सोचना ये है, आइडिया ये लगाना है कि इस पे कौन से वाला इक्वेशन जो है वो वैलिड अपना हम अप्लाई कर सकते हैं और वो जो क्वांटिटी है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन इक्वेशंस को आपने MCQs के लिए जो डिस्कशन है इसमें से आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे आपको कहा जाए कि किसी बॉडी का फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर/सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी उसका 10 मीटर/सेकंड था, ठीक है, और आपसे कहा जाए उसका जो एक्सेलरेशन है वो 9.2 मीटर/सेकंड² है, तो आप बताएं कि डिस्टेंस कितना कवर होगा। तो इस तरह की जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स, वो आप इस तरह के MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने इन इक्वेशंस को MCQ के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद यही जो इक्वेशंस हैं, अगर आप ग्रेविटी का इफ़ेक्ट देख रहे हैं, देखें जब आप किसी बॉडी को गिराते हैं तो जब आप गिराते हैं तो अगर आपने एयर रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत हवा की उसमें कंसिडर नहीं की तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी। कोई भी बॉडी है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगी। वो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है
जब आपने एयर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम नाम देते हैं फिर कि मतलब उस पर सिर्फ एक फोर्स लग रही है जो उसे नीचे की तरफ खींच रही है, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका वैल्यू बेटे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपने ग्रेविटी शामिल है, ग्रेविटी को कंसिडर किया हुआ है, तो ये जो ए है ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, इन इक्वेशंस में ये ए रिप्लेस हो जाएगा जी से, ये ए किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन में मेरा बेटा एमसीक्यूज टाइप बातें, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है और ये इक्वेशंस कब वैलिड रहती हैं। अच्छा, इसके बाद जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट डिस्कशन है वो डिस्कशन है अबाउट द इम्पल्स। शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बातें हैं इम्पल्स के अंदर, एमसीक्यूज टाइप बातें हैं कि इम्पल्स क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट्स, इम्पल्स में आपके पास जो डिस्कशन है वो ये कि अगर आपके पास एक बॉडी है, उस पे आपने एक फोर्स लगाई है बहुत ज़्यादा मिकदार में, लेकिन जो फोर्स लगाने का टाइम है वो बहुत कम है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि आपका लगाया गया फोर्स और वो टाइम, उसका प्रोडक्ट, उसकी मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होती है, इम्पल्स के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, इम्पल्स के। तो वी कैन से इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम। इम्पल्स क्या है, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है। और क्या कहा, जो फोर्स है वो लार्जर है और जो टाइम है वो स्मॉलर है। जैसे मिसाल के तौर पे बैट की मदद से फोर्स लगाई जाती है बॉल पे, फोर्स तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन टाइम बहुत कम होता है जिसमें वो फोर्स लगती है। इसी तरह बॉल, टेनिस बॉल, रैकेट की मदद से फोर्स लगाते हैं, और इसी तरह से हैमर, थोड़ा जब आप कील पे, नेल पे मारते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स होती है और टाइम इंटरवल बहुत स्मॉलर होता है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इम्पल्स तो आ गया ये कि इम्पल्स क्या है। अच्छा, अब हम इम्पल्स का रिलेशन देखने वाले हैं मोमेंटम के साथ। और मेरा बेटा आपका जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी है, डिफाइन इम्पल्स एंड राइट इट रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, रिलेशन विद मोमेंटम, कि इसका मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या है। अच्छा बेटे, मोमेंटम जो है आपको पता है हम मोमेंटम किसे कहते हैं, मोमेंटम सिंपली आप डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन है। या मोमेंटम आप किसी भी बॉडी का डिफाइन करते हैं कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, क्वांटिटी ऑफ मोशन, जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा मोमेंटम उतना ज़्यादा, जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन कम मोमेंटम उतना कम। तो अब इम्पल्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखने वाले हैं। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इम्पल्स विद मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर में इससे पीछे एक आर्टिकल है जिसका सिलेबस में हिस्सा नहीं है, जो आपका सिलेबस है वो आर्टिकल है न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो जो न्यूटन सेकेंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, मैं वो फार्मूला डायरेक्टली उसका लिख रहा हूँ, आया कैसे हम डिस्कशन नहीं कर रहे। द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू, कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, जो टाइम के लिहाज से मोमेंटम में चेंज आएगा दैट विल बी दी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब अगर ये वाली चीज़ का आंसर फोर्स का यूनिट न्यूटन है तो इधर वाली चीज़ जो ये है इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि ये बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड पे भी उसी क्वांटिटी के इक्वल यूनिट आएंगे जो लेफ्ट हैंड साइड पे क्वांटिटी है। तो यहाँ पे अब आप क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो t है आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, f मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल्स टू mvf माइनस mvi। तो ये जो चीज़ है बेटा, ये वाली अभी मैंने पीछे सिखाया कि ये जो चीज़ है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, ये इम्पल्स के इक्वल है। इम्पल्स तो हम लिख सकते हैं ये इम्पल्स आ गया,
और ये जो चीज़ है ये किस में चेंज है, दिस वन इज इन चेंज इन मोमेंटम। तो रिलेशन क्या आया इम्पल्स का मोमेंटम के साथ, दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। और उसके बाद हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास में कुछ बातें कि इम्पल्स क्या मूविंग बॉडी की होती है, उसके अलावा जो साइड इन्फॉर्मेशन आपकी बुक पे गिवन है उसे आपने स्टडी करना है। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज टाइप बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो इम्पल्स इज इक्वल्स टू आ गया चेंज इन मोमेंटम, मीन्स टू से इम्पल्स के वही यूनिट हैं जो मोमेंटम के यूनिट्स हैं, ठीक है, इम्पल्स के वही यूनिट हैं जो मोमेंटम के यूनिट हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, डिफाइन इम्पल्स एंड व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द इम्पल्स विद द मोमेंटम। ओके, अब इसके बाद जो डिस्कशन है मोमेंटम के बाद वो है आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आपके चैप्टर में, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और अहम है, पेपर में पूछा जाता होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखें स्टूडेंट्स, नाम बता रहा है, नाम पे फोकस, पहले आपको नाम बता देगा इस आर्टिकल में क्या होने लगा है। देखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, सेम रहना, ठीक है, किस चीज़ का कांस्टेंट रहना, मोमेंटम का कांस्टेंट रहना। लेकिन मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए एक शर्त है कि जिस बॉडी का, जिस सिस्टम का आप मोमेंटम डिफाइन करना चाहते हैं, दैट शुड बी आइसोलेटेड, उसे क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, such a system on which there is no external force acts, कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, उस सिस्टम को हम क्या नाम देते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन करने में सबसे पहले क्या करेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करेंगे। तो हमने ये एक सिस्टम कंसिडर किया, एक बॉडी जिसका मास m1 है, उसकी वेलोसिटी v1 है, एक बॉडी जिसका मास m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है। तो वी कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। ये लिखेंगे हम जो मैंने बोला है। और ये है, ये दो बॉल्स हमने ली हैं, ठीक है, और दे आर गोइंग टू क्लाइड विद ईच अदर, ये एक दूसरे को की तरफ आ रही हैं टकराने के लिए। लेकिन टकराने से पहले जो इसका मोमेंटम है फर्स्ट बॉडी का, टकराने से पहले वो m1 v1 है और दूसरी बॉडी का क्या है, m2 v2। सो वी कैन से कि ये जो डिस्कशन है या ये जो केस है ये बिफोर कोलिजन है, टकराने से पहले। अब क्या हुआ, अब बॉडी आपस में करीब आई, टकरा गई, टकराने के बाद उसका मास तो वही रहेगा, उसमें तो चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो पहले वेलोसिटी v1 थी वो v1 प्राइम बन जाएगी, और सिमिलरली इधर मास तो वही रहेगा लेकिन जो वेलोसिटी है वो v2 प्राइम बन जाएगी। अब मेरा बेटा ध्यान रखना है, क्या चेंज आया मोमेंटम में टकराने के बाद, m1 v1 प्राइम, जो पहले m1 v1 था वो अब क्या हो गया, m1 v1 प्राइम, चेंज आ गया ना मास 1 के मोमेंटम में। मास 2 के मोमेंटम क्या होगा टकराने के बाद, m2 v2 प्राइम, तो इधर भी चेंज आ गया। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इस डिस्कशन से, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज आफ्टर द कोलिजन, ये टकराव के बाद की डिस्कशन है कि वेलोसिटी में चेंज आ गया। अब जब ये वेलोसिटी में चेंज आया, मोमेंटम में चेंज आ गया, क्योंकि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी, तो मोमेंटम चेंज हुआ जैसे मैंने बताया। अब हम कहेंगे सबसे पहले कि जो बॉडी m1 है इसका मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, हम इस रिलेशन को वंस अगेन यूज करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो मेरा बेटा स्टूडेंट्स, F जो आएगा वो आएगा m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 ओवर t। ये किस बॉडी के लिए हमने फोर्स लिखी है, मोमेंटम चेंज लिखा है m1 के लिए। फिर दूसरा फोर्स आएगा F इज इक्वल्स टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ओवर t। ये किस में मोमेंटम में चेंज है, जब फोर्स लगी है उस पर, ये बॉडी m2 के लिए, ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, एडिंग अबव इक्वेशंस, आप इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें, ऐड कर लें, एडिंग अबव इक्वेशंस। तो जब आप ऐड करेंगे तो क्या होगा,
इसे एफ प्राइम कह लें, डिफरेंशिएट कर लेना कि ये वो फोर्स है जो किस पे लगी है m1 पे, ये वो फोर्स है जो किस पे लगी है m2 पे, डिफरेंशिएट कर लें तो f प्लस एफ प्राइम इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 ओवर t प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2 ओवर t। अब ये जो फोर्स है ये देखें, m1 ने फोर्स लगाई m2 पे, m2 ने फोर्स लगाई m1 पे, तो ये क्या है, ये असल में न्यूटन थर्ड लॉ है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये ठहरा कि जब न्यूटन्स थर्ड लॉ की आप बात करेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ की आप बात करेंगे तो क्या मतलब है, जो f है वो किसके बराबर है, माइनस एफ प्राइम के। तो जब आप इसे सम करेंगे f प्लस एफ प्राइम तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। इसका मतलब ये ठहरा कि ये वाला जो फैक्टर है ये क्या है, ज़ीरो है। तो जब ये ज़ीरो है तो t इधर डिवाइड हो रहा है, आप एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और ये किसके इक्वल आएगा, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इधर उसे आप शिफ्ट करें दूसरी साइड पे और क्या हो जाएगा, ये m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। दिस वन इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या ये टोटल मोमेंटम था बिफोर कोलिजन, उस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये किसके बराबर है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो मेरा बेटा, हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट एक यहाँ से आया रिजल्ट से, दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम will remain constant। एक तो ये बात सादा, या टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ये मेरा बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हो गया कि जो मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहेगा, जो पहले था टकराने से, टकराने के बाद भी बेटे क्या होगा, वही होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब हमने देखा इसमें कि कोलिजन हुई है, बॉडीज दो आपस में टकराई हैं, उन्होंने आपस में कोलिजन की है। अब जो कोलिजन है ना स्टूडेंट्स, वो दो तरह की होती है। एक को हम नाम देते हैं इलास्टिक कोलिजन का, और दूसरे को हम नाम देते हैं इन इलास्टिक कोलिजन का। The first one is known as elastic collision and the second one is known as inelastic collision। तो हमारे पास दो तरह की कोलिजन होती है, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। स्टूडेंट्स, इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी था, टकराने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी वही हो, उसे हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे, नुकसान ना हो, काइनेटिक एनर्जी कम ना हो, लॉस ना हो। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन होती है हमारे पास, इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, नॉट कंजर्व। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो, कांस्टेंट रहे, टकराने से जो पहले, टकराने के बाद भी वही, तो इलास्टिक। अगर लॉस हो जाए टकराने से जो पहले थी, टकराने के बाद वो नहीं है, तो इन इलास्टिक। अब हम नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने लगे, दैट इज द इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मतलब एक डायरेक्शन में जो कोलिजन है दो बॉडीज की, वो कैसी होगी। तो लेट्स सी। देखें, अब हमारी जो डिस्कशन है ना, वो यही आर्टिकल का स्टार्ट है, इनिशिएटिव बिल्कुल सेम रहेगा। वो कैसे सर, कि हमने कहना है बिल्कुल उसी तरह से कि हम एक सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं
जिसमें एक बॉडी है उसका मास m1 है, वेलोसिटी v1, दूसरा बॉडी है उसका मास m2 है, वेलोसिटी v2। और ये क्या है, टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। ये क्या है, दिस वन इज द बिफोर कोलिजन। नाउ आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी हैपन, मास विल रिमेन सेम बट वेलोसिटी विल बी चेंज, v1 प्राइम, m2 will remain same but velocity will be changed. So this is the after collision. अब हम क्या देख रहे हैं मेरा बच्चा, हम देख रहे हैं इलास्टिक कोलिजन। तो अभी मैंने पढ़ाया इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, दो चीज़ें कंजर्व रहती हैं, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो हम सबसे पहले कहाँ से आगाज़ करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ conservation of momentum, according to law of conservation of momentum। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, अब हम ड्राइव कर चुके हैं बच्चा, इधर m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। तो हम वो लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। अब आप क्या करें, v1 वाले एक सेपरेट साइड पे कर लें और v2 एक सेपरेट साइड पे। तो ये देखें, ये v1 प्राइम इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। m1 v1 इधर ही रहा और ये उधर जाके m1 v1 प्राइम नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, इधर इधर ही रहने दें, v2 प्राइम। ये इधर पॉजिटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगा, दिस वन विल बिकम नेगेटिव। अब ये ऐसा क्यों किया, इधर से आप देख रहे हैं m1 कॉमन आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, m2 कॉमन। तो मैं m1 कॉमन जब निकालता हूँ तो क्या आएगा, v1 माइनस v1 प्राइम, m2 कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा, v2 प्राइम माइनस v2। आप इस इक्वेशन को नंबर दे दें, नाम दे दें, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है सर, गॉट इट। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया। इलास्टिक कोलिजन में मैंने बोला दो चीज़ें कंजर्व होती हैं, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया, अब हम अप्लाई करने लगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है मेरा बेटा, क्या अप्लाई करने लगे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू, आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पहले था बिफोर कोलिजन, वही काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आफ्टर कोलिजन होगा। तो स्टूडेंट्स, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, हाफ mv स्क्वायर। ये किस बॉडी का है, ये m1 का है बिफोर कोलिजन, प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, सेकेंड बॉडी आ गई। ये पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन हो गया। अब बच्चा ये किसके बराबर होगा, 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर। ये दोनों बॉडीज का आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब आप क्या करें, 1/2 इधर से कॉमन, लेफ्ट साइड से 1/2 राइट साइड से कॉमन, कॉमन निकाल के आप क्या कर दें, कैंसिल। कैसे, 1/2 कॉमन, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 कॉमन m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। तो 1/2 और 1/2 गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। सो क्या होगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2 v2 प्राइम स्क्वायर। अब फिर से वही काम जो हमने पहले किया है, v1 वाले एक साइड पे करें और v2 वाले दूसरी साइड पे। ये इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव, m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 v1 प्राइम स्क्वायर। ये इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, m1 इज कॉमन, v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर इक्वल्स टू m2 कॉमन, v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ले लीजिए, ये एक इक्वेशन आ गई। वो एक इक्वेशन आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से,
और ये एक इक्वेशन आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। सो वी कैन से डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड होएगी, उधर की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, m1 v1 माइनस v1 प्राइम इक्वल्स टू m2 राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की और राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की m2 v2 प्राइम माइनस v2। तो ये m1 और m1 कैंसिल, m2 कैंसिल। ये जो ऊपर वाला है ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैथ्स का फॉर्मूला है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट एज v1 माइनस v1 प्राइम इंटू v1 प्लस v1 प्राइम ओवर v1 माइनस v1 प्राइम। ऊपर वाले को हमने स्क्वायर को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले को। इधर v2 प्राइम माइनस v2 इंटू v2 प्राइम प्लस v2 ओवर v2 प्राइम माइनस v2। अब आप देखिएगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस नीचे कैंसिल और सिमिलरली यहाँ कैंसिल। तो बचेगा क्या, v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्राइम प्लस v2। अब आप क्या करें, प्राइम वाले एक साइड पे कर लें और प्राइम के विदाउट दूसरी साइड पे कर लें। क्या होगा, v1 और ये उधर जाके माइनस v2 इज इक्वल्स टू v2 प्राइम और ये उधर जाके माइनस v1 प्राइम। हम इधर से क्या करते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब आप कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये v1 प्राइम पहले आ जाएगा और v2 प्राइम बाद में चला जाएगा। तो ये रिजल्ट निकला है इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन से। इस रिजल्ट का जो ये रिजल्ट है, इसका जो स्टेटमेंट है वो रिजल्ट सवाल बनता है। क्या सवाल बनता है मेरा बेटा, देखिए मैं अब इस रिजल्ट को लिखने लगा हूँ कि इट इज प्रूव्ड दैट relative velocity of approach and relative velocity of separation are equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है, ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है बेटे, ये वाला नेगेटिव के डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये रिलेटिव वेलोसिटी है अप्रोच की, जब वो टकराने के लिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। और ये वाली जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो है जब वो टकरा के अलहदा हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो क्या निकला, हेंस प्रूव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच and separation are equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude but opposite in direction, magnitude same direction different opposite। ये सवाल आता है लॉन्ग क्वेश्चन, ये रिजल्ट prove that relative velocity of approach and separation are equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है जी, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन इलास्टिक इक्विलिब्रियम इन वन डायमेंशन का ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब टकराने के बाद जो वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम है, इनका फार्मूलाज क्या है, आपकी बुक में ये मेंशन है। फार्मूलाज और प्रूव हमने क्लास में किया हुआ है, हम वो फार्मूला ही लिखते हैं, फार्मूलाज ऑफ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम। तो स्टूडेंट्स v1 प्राइम जो है वो ड्राइव करने के बाद निकलता है आपके पास 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस सॉरी आई थिंक सो यहाँ पे है m1 माइनस m2। ठीक है, और यहाँ पे है 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ठीक है, ये फार्मूला देख लीजिएगा बुक से। और v2 प्राइम का आई थिंक सो है 2m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 v2। ये v1 प्राइम और v2 प्राइम्स के फार्मूलाज हैं, बुक से ज़रा आपने इन्हें देख लेना है। ठीक है,
तो फिर इन फार्मूला से रिलेटेड ये V1 प्राइम और V2 प्राइम के केसेस हैं बुक के अंदर 4 जो हमने डिस्कस किए हुए हैं कि पहला केस जब जो दो बॉडीज जो आपस में कोलाइड करने जा रही हैं उनका मैस सेम है, दूसरा केस मैस भी सेम है और जिससे कोलिजन होने वाली है जो टारगेट बॉडी है वो रेस्ट पे है, तीसरा केस जो पहली बॉडी है आपकी इंसिडेंट बॉडी वो उसका मैस कम है और जो टारगेट है उसका मैस ज़्यादा है, और फोर्थ केस है कि जो इंसिडेंट बॉडी है टकराने वाली उसका मैस ज़्यादा है लेकिन टारगेट का मैस क्या है कम, उससे क्या रिजल्ट्स आते हैं वो 4 केसेस हैं। तो इस तरह से ये इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन वाला लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहला ये relative velocity of approach and separation are equal in magnitude but opposite in direction, फिर फार्मूला फॉर दी V1 प्राइम एंड V2 प्राइम और फिर केसेस एंड पे। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पहला लॉन्ग और इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन दूसरा लॉन्ग। चलें अब इससे आगे जो डिस्कशन है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप्स बातें हैं उसमें हमारे पास आता है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, कि पानी जब मूव करता है फ्लो करता है तो वो फोर्स लगाता है, वो फोर्स का फार्मूला क्या होगा। देखिए ये एक दीवार है मिसाल के तौर पे, पानी कुछ इनिशियल वेलोसिटी से आ रहा है, इससे टकरा के ना अब उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ था v, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो डेल v हुआ है ना वो क्या हुआ है vf माइनस वी आई, vf तो उसका 0 है माइनस वी आई v है तो उसका वेलोसिटी में चेंज क्या आया माइनस v। अब हम फिर से वंस अगेन वो वाला फार्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल्स टू m डेल v ओवर डेल t, ठीक है। डेल v जो है वो हमने क्या निकाला माइनस v ओवर डेल t, तो ये आ गया माइनस एम वी ओवर डेल t। तो दिस इज द फार्मूला फॉर द फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, ये फार्मूला है हमारे पास फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। अगर आपको इन पैरामीटर्स की वैल्यूज दी हो तो आप क्या कर सकते हैं, इन पैरामीटर्स की वैल्यूज जो गिवन हो तो आप फोर्स निकाल सकते हैं ड्यू टू वाटर फ्लो, ठीक है बेटे, ठीक है जी। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। मुगी बैटरी कितने मिनट हुए ने 32 हुए हैं,